हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल के प्रश्नों को, जिसमें हम आज विश्व के भूगोल के प्रश्नों को कवर करेंगे। जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मांड और सौरमंडल और अक्षांश एवं देशांतरी रेखाएं। तो इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और या पूछे जाएंगे, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। हर प्रश्नों का विस्तार में हम व्याख्या भी देखेंगे, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है कि डैश चट्टान या धातु के बड़े हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है ये चट्टान या धातु के बने होते हैं जो कि ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अगर इनके विषय में हम विस्तार से जानें तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। इनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान की जाती है, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा फोबोस और डिमोस है। तो फोबोस और डिमोस की बात करें तो मंगल के दो चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। इनके बारे में अगर जानें तो फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो चंद्रमा हैं जिन्हें 1877 ईस्वी में खोजा गया था। फोबोस का व्यास केवल 22 किलोमीटर है और तो डिमोस का व्यास 12 किलोमीटर है। बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है हमें कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चयन करें और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसमें से बताना है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ध्यान रखना है शुक्र जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इनके बारे में अगर जानें तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को साँझ का तारा एवं भोर का तारा के रूप में जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह सूर्य के क्रम में दूसरा ग्रह है। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। तो ये भी ध्यान रखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध और शुक्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जब यह गुजरेगा तो लोग इसे अपनी नग्न आंखों से देख सकेंगे। तो बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एपोफिस। एपोफिस जो है ये 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और हम इसे खुली आंखों से देख पाएंगे। तो बात करें इसके बारे में तो देखते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो एपोफिस पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ा है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। वर्ष 2004 में खोजे गए इस क्षुद्र ग्रह का नाम अराजकता और अंधेरे के प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया था। अगर इनकी बात करें तो हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस के कारण आगामी 100 वर्षों तक पृथ्वी को कोई नुकसान होने की संभावना को खारिज कर दिया है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमती है। ये एक नवीनतम ऐतिहासिक खोज है, तो इसे ध्यान रखना है। इनके विषय में आइए विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नवीनतम ऐतिहासिक खोज किया है जिसके अनुसार सूर्य का कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है। सूर्य एक तारा है तथा इसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसके चारों ओर जो वायुमंडल उपस्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। बात करें तो सूर्य के कोर का तापमान लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है और अगर जाने तो और अपनी धुरी पर एक चक्कर 9 घंटे 55 मिनट में पूरा करता है। तो ध्यान रखना है इसका एक चक्कर 9 घंटे 55 मिनट में पूरा होता है। बृहस्पति चक्र का घनत्व 1.31 ग्राम प्रति घन सेमी है।
तथा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 5 गुना अधिक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसका उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बहुत बार पूछा गया है। गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है जो कि विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी ध्यान रखना है, सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है। अभी हमने इस प्रश्न को देखा था, तो शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं। तो अगर बात करें तो शुक्र, जिसे वीनस कहा जाता है, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। इसे भोर का तारा या शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या ग्रेटर वियर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कितने तारे हैं? तो 7 ऐसे तारे हैं जिसे उर्स मेजर या फिर ग्रेट वियर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, तारामंडल में ऐसे 7 चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या ग्रेट वियर या सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो अगर बात करें तो बृहस्पति जो है सबसे अधिक समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। बात करें इनके विषय में तो सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। इसके ग्रहों की कुल संख्या 8 है जो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न है। अगर बात करें दूरी के क्रम में तो सबसे पहले बुध है जो कि मतलब सूर्य के सबसे पास है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। चूंकि बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय बृहस्पति को लगता है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लग जाता है। सौर परिवार में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जिसके वर्तमान में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 है। तो उपग्रहों की संख्या से प्रश्न पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? तो मंगल ग्रह जो है ये लाल रंग का प्रतीत होता है। रात्रि के समय ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है। बात करें तो रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसकी सतह लाल रंग की होती है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि मंगल का रंग लाल क्यों होता है। अगला प्रश्न देखें तो गुरु ग्रह के अधिकृत चांद डैश हैं। तो बात करें तो इसके कितने चांद हैं? तो इसके कुल 64 चांद हैं। तो बात करें गुरु ग्रह के अधिकृत चांद अथवा उपग्रह 64 हैं। गुरु ग्रह को क्या कहते हैं? बृहस्पति, जैसे हम बृहस्पतिवार को गुरुवार के नाम से जानते हैं, उसी तरह गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति उपग्रहों की कुल संख्या 79 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, जो कि हमने बहुत बार देखा है। तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी के आकार की अगर बात करें तो जियोइड आकार का है। इसके बारे में जानें तो पृथ्वी का आकार जियोइड है। टॉलमी ने 1543 में भू केंद्रीय सिद्धांत दिया जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। पृथ्वी सौरमंडल में आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये ध्यान रखना है हमें। और किसने कौन सा सिद्धांत दिया, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का वो स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, तो वो स्थान कौन सा है? तो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का वह स्थान है, भूमध्य रेखा, जहां पर दिन की लंबाई और रात की लंबाई वर्ष भर समान रहती है। इसके विषय में जाने तो भूमध्य रेखा पृथ्वी का वह स्थान है जहां दिन व रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहती है। क्योंकि पृथ्वी वृत्त सदैव इसे 2 बराबर भागों में बांटता है, अतः विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है वो किसकी वजह से घूमता है? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। अगर इनके बारे में जानें तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। अभिकेंद्रीय बल का तात्पर्य ऐसे बल से है जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ में घूमने में मदद करती है।
अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं जैसे कि रस्सी में गेंद को बांधकर रस्सी के एक छोर को पकड़कर घुमाना, गोल घूमते झूले पर बैठे लोग, ये भी किसका उदाहरण है? तो अभिकेंद्रीय बल का है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति, जो कि परमाणु है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ये भी गति एक अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। समतलीय वृत्तीय पथ पर कार की गति, ये भी क्या है? एक अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और इसी की वजह से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो आज का हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है? अक्षांश और देशांतर। इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आज हम कवर करेंगे। तो बात करें सबसे पहले प्रश्न की इसमें, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से समय डैश से आगे है। तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। तो साधारणतः देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। यह ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा में सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले वन सदाबहार वन होते हैं। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये सभी भूमध्य रेखा के विषय में, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किस अक्षांशों के बीच में होता है? तो अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इस आयन वृत्तों के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है तथा इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। आई होप कि इसके विषय में आप विस्तार से जानते होंगे। फिर भी एक बार बात कर लें तो ये क्या है? एक हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अगर बात करें तो इसके 23.5 डिग्री उत्तर में, तो अगर बात करें तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो 23.5 डिग्री के उत्तर में क्या है? कर्क रेखा है। क्या है? यहाँ पे कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में ये है दक्षिण। दक्षिण में 23.5 डिग्री पे इधर को क्या है? ये है मकर रेखा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? तो यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व जो अक्ष है उस पे उसको क्या माना जाता है? मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है। इस विषय में जाने तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अगर बात करें तो 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों कहाँ से गुजरती है? तो ध्यान रखना है 82.5 डिग्री पर 5 राज्यों से गुजरती है जो रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से होकर के हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। तो अगर बात करें, मान लीजिए ये हमारा भारत है, भारत में 82.5 डिग्री यहाँ से होकर के एक रेखा गुजरती है जो कि हमारे भारत की मानक समय रेखा है। ये कुल 5 राज्यों को क्रॉस करती है। तो ये ध्यान रखना है 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ध्यान रखना है ये जो है जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच जो मेन है वहाँ से ये 5.5 डिग्री आगे ये समय चल रहा होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्या कितनी होगी? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89। अगर बात करें इनके विषय में तो भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण याम्योत्तर पर पृथ्वी के केंद्र में मापी जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर या अक्षांश रेखा कहलाती है।
यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखना है। इस प्रकार विषुवत वृत्त को केवल अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। तो इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम। अगर इसके बारे में जानें तो देश के मध्य भाग से गुजरने वाली रेखा देशांतर रेखा है। यह एक भौगोलिक निर्देशांक है जो किसी बिंदु की पूर्व पश्चिम की स्थिति को व्यक्त करता है। यह कोणीय माप डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है और लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ध्यान रखना है किसकी बात की जा रही है, पूर्व पश्चिम की दिशा को जो निर्धारित कर रहा है ये क्या है, देशांतर रेखा है। अगला प्रश्न है इसमें कि इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो बेरिंग की जो खाड़ी है यहाँ से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इसके बारे में जानें तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से 180 डिग्री याम्योत्तर पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। घड़ियों के समय ठीक रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटाते हैं तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखना है कि जहाँ से ये मेन लाइन खींची गई है उसके पूर्व में जाने पर क्या करते हैं, एक लाइन को एक बार देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन को घटाते जाते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच समयांतर कितना होता है। तो 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतरी रेखाओं के बीच जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इसके विषय में जान लेते हैं। तो ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 लंबवत भागों पूर्वी और पश्चिमी में बांटती है। इस रेखा के पूर्व दिशा में स्थित 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घुमाने में कितना का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। और ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 PM हो रहा होगा वहाँ पे। कैसे, तो देख लेते हैं। प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितने का अंतर है, तो 60 डिग्री का अंतर है। तो 4 मिनट का, हर 1 डिग्री पे कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो 60 डिग्री में कितने का होगा, 240 मिनट का अंतर होगा, जो 4 घंटे के बराबर है। तो 240 मिनट कितने घंटे के बराबर है, तो 4 घंटे के बराबर है। अतः 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय कितना है, 4 घंटा, अर्थात 2 घंटे 2 PM वहाँ पे हो रहा होगा। आइए, तो हमारा ये आज का लास्ट प्रश्न था, क्योंकि हमने आज 2 टॉपिक को कवर किया है। कल से हम स्थल मंडल और जल मंडल एवं वायुमंडल, जिससे कि देख सकते हैं आप, ये एक पेपर है जिसमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।